जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। Aspirational District Program. But what is an Aspirational District Program? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक एस्पिरेशनल प्रोग्राम, एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल जिससे न सिर्फ विकास की गति को रफ्तार मिली है बल्कि भारत का सम्मान विकास भी हो रहा है। मेट्रो सिटीज ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स और ग्राम पंचायत तक एक ही रफ्तार से विकसित हो रहा है भारत। मोदी गवर्नमेंट के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने 25 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली है और अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से बदल रही है भारत की तस्वीर। आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका कंसल और आज हम बात करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में और जानेंगे डिफरेंट डेवलपमेंट स्टोरीज के बारे में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पीएम मोदी की लीडरशिप में एक विजनरी पहल है जो सभी सिटीजन्स की बेसिक नेसेसिटीज को पूरे करने की गारंटी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की जिसका एम था 112 डिस्ट्रिक्ट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट और फिर जनवरी 2023 से एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जिसका एम है ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट, यानी कि एक भारतवासी का डेवलपमेंट। 2014 के बाद भारत में फुल स्पीड से विकास हो रहा था। पीएम जनधन योजना में करोड़ों बैंक अकाउंट खोले जा रहे थे। क्लीन इंडिया मिशन के अंडर गवर्नमेंट करोड़ों टॉयलेट्स बनवा रही थी। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा था। एजुकेशन पॉलिसी बदल रही थी। लेकिन देश के कुछ ऐसे भी हिस्से थे जो अभी भी पीछे ही थे। पिछली सरकारों ने डेकेड्स तक इन बैकवर्ड एरियाज को इग्नोर किया और रिजल्ट ये हुआ कि भारत के कई डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट में इतने पीछे रह गए कि पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर और माल न्यूट्रिशन उनकी विरासत बन गए। वक्त बदला, सरकार बदली। जिन्हें डेकेड्स तक इग्नोर किया गया था उन्हें पीएम मोदी ने पदभार संभालते ही प्रायोरिटी देने का फैसला किया। पीएम मोदी पहले भी डिप्राइव्ड को प्रायोरिटी देने का काम कर चुके हैं। पीएम मोदी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने लंबे समय तक एज अ चीफ मिनिस्टर गुजरात में काम किया। गुजरात का ट्राइबल बेल्ट केवड़िया जो डेवलपमेंट के मामले में काफी पीछे छूट चुका था क्योंकि पहले की गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी मेट्रो शहर थे, बड़े शहर थे। उन्होंने कभी केवड़िया जैसी ट्राइबल बेल्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सीएम बने तो उन्होंने केवड़िया को पूरी तरह बदल कर रख दिया। केवड़िया के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2014 के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अपने एक्सपीरियंस को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत पूरे देश में पहुंचाया। देश के ऐसे 112 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जो अंडर डेवलप्ड रह गए थे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए मंथली बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग देना शुरू किया। पीएम मोदी इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स को फाइनेंशियल एड भी दे सकते थे, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती। प्रॉब्लम थी कि डिस्ट्रिक्ट्स की कंपेटिटिव मॉनिटरिंग कैसे हो, इसलिए उन्होंने इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक कंपटीशन की भावना पैदा की। ये रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट के 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को 81 डेटा पॉइंट्स के आधार पर 5 सोशियो इकोनॉमिक थीम्स के परसेंटेज के आधार पर तय की गई। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के 31 डेटा पॉइंट्स और 30% वेटेज, एजुकेशन के 14 डेटा पॉइंट्स और 30% वेटेज,
एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के 12 डेटा पॉइंट्स और 20% वेटेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट के 16 डेटा पॉइंट्स एंड 10% वेटेज, एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के 8 डेटा पॉइंट्स एंड 10% वेटेज। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी थी, 112 डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग थीम में आगे थे। अगर सरकार इन्हें सिर्फ पैसे दे देती या फिर रैंकिंग देती तो नंबर 1 हमेशा नंबर 1 पर ही रहता और नंबर 100 हमेशा नंबर 100 पे ही रहता। वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। इसलिए मॉनिटरिंग के लिए रैंकिंग का एक नया सिस्टम शुरू किया गया जिसका नाम है डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग सिस्टम है क्या? मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में 40% पे है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट 80% पे है, 6 महीने बाद एक डिस्ट्रिक्ट 50% पे पहुंच जाता है और दूसरा 80 से 90% पर। तो जो डिस्ट्रिक्ट 50% पे पहुंचा उसका विकास 25% हुआ, जबकि 90% पहुंचने वाले डिस्ट्रिक्ट का ग्रोथ करीब 12.5% ही रहा। यानी 25% ग्रोथ करने वाले डिस्ट्रिक्ट को ही अवार्ड दिया जाएगा और यही है डेल्टा रैंकिंग। चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड अलग अलग सेक्टर्स में हुए डेवलपमेंट को रियल टाइम में दिखाता है, जिसमें डेल्टा रैंकिंग के आधार पर डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं। नीति आयोग ने पीएम मोदी के विजन पे पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया और उसके बाद 7 जनवरी 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया। नीति आयोग का फोकस है अंडर डेवलप्ड एरियाज को विकसित करना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 जनवरी 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें 329 डिस्ट्रिक्ट्स और 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया। पीएम मोदी का मिशन है कि विकास का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसी मिशन को पूरा करने के लिए जनवरी 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसने देश के 50% से अधिक हिस्सों को कवर किया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए 40 की इंडिकेटर्स तय किए गए, जिनका सिलेक्शन प्रायोरिटी थीम्स के आधार पर किया गया और इन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पर हुए डेवलपमेंट पर ब्लॉक्स की रैंकिंग की जा रही है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए 14 इंडिकेटर्स, एजुकेशन के लिए 11 इंडिकेटर्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस के लिए 5 इंडिकेटर्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 इंडिकेटर्स, सोशल डेवलपमेंट के लिए 5 इंडिकेटर्स, यानी कि कुल मिला के 40 इंडिकेटर्स। अब हम आपको एस्पिरेशनल प्रोग्राम की सक्सेस स्टोरीज दिखाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के 5 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे आपको एस्पिरेशनल प्रोग्राम की डेवलपमेंट स्टोरीज फ्रॉम द ग्राउंड। आज हम हैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है एंड इज सिचुएटेड नियर रिवर गंगा। बिजनौर district has 2 aspirational blocks. But why it has aspirational blocks and how are those blocks moving away from being aspirational to inspirational? Let us figure it out. अभी हम हैं इन ब्लॉक कोतवाली इन तहसील नगीना। Block Kotwali has an amazing story to tell, which is based on social development theme and further on data points of aspirational block program. Let us look at the journey of Nagina, situated in district Bijnor, and its rise to become India's woodcraft district, taking vocal for local forward and exporting the products worldwide. मेरा नाम जुल्फ़िकार आलम है। और ये आपका जो काम है इसके बारे में हमें बताइए। मेरी फर्म रॉयल वुड क्राफ्ट के नाम से है और हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो 100% एक्सपोर्ट होता है।
क्या प्रोडक्ट बनता है आप? वुडन हैंडीक्राफ्ट का आइटम्स है हमारे यहाँ, जिसमें हम ज्वेलरी बॉक्सेस, वुडन के गेम्स, वॉकिंग स्टिक वगैरह बनाते हैं। तो नगीना अपने आप में वुडन हैंडीक्राफ्ट काम के लिए जाना जाता है। जी हाँ, पूरे दुनिया में पहचान है इसकी। लकड़ी की अच्छी क्वालिटी के लिए नगीना मशहूर है। तो ये अभी हाल ही में एस्पिरेशनल ब्लॉक में आपका कोतवाली आता है, जिसमें नगीना एक तहसील है। तो उस एस्पिरेशनल ब्लॉक में आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है और आपके क्या बिजनेस में बदलाव आया है? सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये हुआ कि हमें जीआई टैग मिला 31 मार्च 2023 को, जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड में इसकी एक पहचान बनी है। और उसके बेस पे बहुत सारी चीज़ें लोग हमसे मालूम कर रहे हैं काम के लिए, ऑर्डर्स के बारे में। अभी जो एग्जीबिशन ग्रेटर नोएडा में हुई थी, तो उसमें भी बहुत से बायर हमारे पास आए और उन्होंने हमें बताया कि आपको जीआई टैग मिल गया है। तो वो एक पहचान बनी, तो इससे ज़रूर काम बढ़ेगा और काम बढ़ रहा है बराबर। और इससे आपको एक्सपोर्ट्स में कुछ और जी हाँ, ये एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेंगे हमें, अब मिल रहे हैं। दूसरे पहले एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस जब लेते थे बड़ा एक मसला था, वो बहुत इजी हो गया है अब। बहुत कोई भी आदमी घर बैठ के ऑनलाइन वो भरेगा, उसको घर बैठे लाइसेंस मिल रहे हैं। तो ये फ़ायदे तो बहुत सारे हुए हैं। दूसरे हमें जैसे ODOP में शामिल हो गया है हमारा नगीना, तो उससे हमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर मिल गया, जो अभी तैयार तो नहीं हुआ, होने वाला है। तो ODOP में वोकल फॉर लोकल में आप कह रहे हैं कि नगीना को इंक्लूड किया गया है। और उसकी वजह से हमें जो CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स है वो हमें मिला है। उसके फैसिलिटी सेंटर बनने से हमें हैंडीक्राफ्ट और मशीनरी से जब काम होगा, दोनों मिलकर काम होंगे, तो हमारे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और क्वालिटी और सुधरेगी। तो इससे यकीनन हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हाँ, तो अच्छा सर, थोड़ा सा आपके एम्प्लॉयज़ के बारे में जान सकते हैं कि ये आपका जो एस्पिरेशनल ब्लॉक से जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे आपके काम में, उससे आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके यहाँ जो काम करते हैं, उनको भी क्या फ़ायदा हुआ है? उनको भी काफ़ी फ़ायदे हैं। बहुत सारे कारीगर्स को हमारे जो ODOP के तहत लोन मिले हैं, तो वो छोटे छोटे कारखाने दे के बैठ गए, उन्हें 25% उस पर सब्सिडी मिली है। तो उससे अब हमें जो पीछे से माल मिलना जी है वो तेज़ी से आना शुरू हो गया है, उनकी आमदनी बढ़ गई है। पहले जो हमारे यहाँ सारे लोग काम करते थे, वो अपने अपने छोटे छोटे कारखाने लेके बैठ गए। तो उससे जो है काफ़ी कारोबार पे फ़र्क पड़ा है। उनके अपने बिजनेस हो गए, कल को आने वाले टाइम में खुद एक्सपोर्टर बनेंगे, तो वो एक बड़े फील्ड बन जाएगी नगीना के एक्सपोर्टर इसकी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचा है जो कारीगरों तक पहुँच गया है। तो सर, आप किसको इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे एस्पिरेशनल ब्लॉक को? धन्यवाद तो आज की हुकूमत को, ख़ास करके मोदी सरकार को ही देंगे हम, कोई शक है ही नहीं। जो चीज़ हकीकत है वो तो हकीकत है। आपका नाम? मेरा नाम गुलनाज है और मैं ब्लॉक कोतवाली में ब्लॉक मिशन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। आप जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, जो कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट किया गया है, नजीबाबाद में और कोतवाली में, तो आप उसमें से कोतवाली का देख रही हैं, ठीक है। तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी जुड़ी हुई हैं? मैं ब्लॉक पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम देखती हूँ। मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर SMC भी हूँ। मेरा काम सोशल मोबिलाइजेशन करके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का है। तो हम दीदियों को, जो गरीब परिवार की दीदियाँ होती हैं गांव में, उनको स्वयं सहायता समूह में जोड़ते हैं और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करते हैं। इसी क्रम में हम लोग उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं और उसको लाइवलीहुड एक्टिविटी तक ले जाने का काम करते हैं। जब से एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जो कि अक्टूबर 2023 में था, जब कोतवाली एक ब्लॉक बना, तो तब से आप कुछ बताइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या बदलाव आया है, किस तरीके से काम बढ़ा है? मैम, 2017 में कोतवाली ब्लॉक इंसेंटिव ब्लॉक किया गया था NRLM में। तब 2017 से लेके 2022 तक कोतवाली ब्लॉक में टोटल 1692 समूह थे। जब से हमारा ब्लॉक एस्पायरेशनल ब्लॉक बना है, तब से हमने इसमें बहुत प्रोग्रेस किया है और जनवरी 2023 से अभी तक हमने विगत 14 माह में टोटल 1194 समूह का गठन किया है। अब हमारे ब्लॉक में टोटल 2886 स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें 30,557 परिवार जुड़े हुए हैं।
और इनका प्रोसेस बताएंगे एक बार हमें कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये ग्रुप बनता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है? ये मैम ऐसा किया जाता है, पहले ब्लॉक से एक टीम भेजी जाती है, ICRP टीम, जिसमें 5 दीदियों की वो एक टीम होती है जिनको समूह गठन करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है 7 दिवसीय। तो उस समय 5 महिलाएं शामिल होती हैं उस टीम में, 2 उसमें BK होती हैं और 3 उसमें SM होती हैं। वो लोग जाके गाँव में पूरे गाँव का भ्रमण करते हैं, वहाँ से गरीब परिवारों का चयन करते हैं। और तब BK और SM मतलब उसमें कैटेगरी डिवाइड की गई है उस टीम में। BK मतलब बुक कीपर उस टीम का, और SM मतलब जो उसको सोशल मैनेजमेंट कर सके उसका। तो इस तरह से करके उस टीम ICRP टीम का गठन किया जाता है, और वो उस ICRP टीम को ब्लॉक द्वारा गांव चिन्हांकन करके गांव में उतारा जाता है। और गांव में जाने के बाद वो जो ICRP ड्राइव में टीम दीदियाँ काम करती हैं, वो उस गांव का पूरा भ्रमण करके वहाँ का मानचित्रण करती हैं और वहाँ का पूरा भौगोलिक एरिया देख के तब वहाँ के लोगों को, जो गरीब परिवार हैं, उनमें से चिन्हांकन करके स्वयं सहायता समूह में कम से कम 10 दीदियों को जोड़ती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दीदियों का एक स्वयं सहायता समूह में गठन किया जाता है। अच्छा, और किस तरीके से पैसे डिस्पर्स होते हैं? पहले एक अमाउंट होता है, फिर वो बढ़ता है, उसके बारे में बताइए। यहाँ तक इस तरह से समूह का गठन किया जाता है। गठन करने के बाद देन उनके जो नज़दीकी शाखा होती है, बैंक शाखा, उसमें स्वयं सहायता समूह का खाता खुलवाया जाता है। स्वयं सहायता समूह का खाता खुलाने के बाद 3 माह बाद स्वयं सहायता समूह को SHG SF का पैसा दिया जाता है, जिसकी राशि 2500 रुपये होती है। वो बेसिकली जो दिया जाता है समूह को, उस पैसे से समूह क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथिंग के लिए समूह के लिए दरी खरीदता है, जिस पे बैठ के वो बैठक कर सके, कैलकुलेटर जिससे हिसाब लगा सके, एक घड़ी, एक बक्सा जिसमें अपने स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर रख सके, और स्वयं सहायता समूह के रजिस्टरों की खरीदारी करता है उस 2500 रुपये से। उसके बाद जो उनको 6 माह होने के बाद RF का फंड दिया जाता है 15,000 रुपये। तो वहाँ से उनको बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना सिखाया जाता है, कि ऐसे छोटे छोटे पैसे देके उनको वो तो उसमें से लेन देन करती हैं, पैसा लेती हैं 15,000 में से, फिर वापस करती हैं। देन उसके ये क्रम में चलते आगे फिर उनको CIF का पैसा दिया जाता है, और CIF के पैसे से CIF का पैसा 1,10,000 होता है। वो 1,10,000 उस समूह की MCP के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जो समूह उससे पहले पैसे देने से पहले उसकी MCP की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, और देन उसको वो पैसा दिया जाता है। फिर उस पैसे से जो स्वयं सहायता समूह की पूरा ग्रुप मिलके या दीदियाँ इंडिविजुअली काम करती हैं लाइवलीहुड एक्टिविटी। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है और मैं जिला अधिकारी बिजनौर के रूप में कार्यरत हूँ। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत हम लोगों ने काष्ठ कला को चयनित किया। जो हमारा एक कस्बा है नगीना, जो कोतवाली विकासखंड में स्थित है, वहाँ की काष्ठ कला बहुत प्रसिद्ध है। इसको 2023 में GI टैग से भी नवाजा गया था। तो हम लोगों ने यहाँ की काष्ठ कला को बढ़ावा देने के लिए, जहाँ पे पहले मात्र 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप इससे जुड़े हुए थे, वो अब बढ़ के लगभग 80 हो गए हैं, जिनको हम लोगों ने पिछले साल लगभग 1 करोड़ की धनराशि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी है, ऋण के माध्यम से और सब्सिडी के माध्यम से, जिससे कि ये लोग आगे बढ़ सकें। आज ये सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो काष्ठ कला उद्योग में अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और लगभग 950 परिवार इससे जुड़ा हुआ है, और सभी परिवार को इसका लाभ हो रहा है। कुछ परिवार यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो अब 15 से 20 हज़ार रुपये प्रत्येक परिवार इसमें कमा रहा है, कई सारे परिवार। इसके अलावा हम लोग की आगे की कार्य योजना ये है कि इसको हम लोग और आगे लेके जाएँ। In Block Kotwali, percentage of villages declared open defecation free are 97%, which is higher than the state average and national average. Also, 98% of households constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin has surpassed the state and national target. Aspirational Block Program को सेंट्रल इंडिया तक सीमित रखने की बजाय नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और खास तौर पर वहां जहां PVTG यानी कमजोर ट्राइबल ग्रुप्स की आबादी ज्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र पर फोकस किया गया, जहां सिर्फ गरीबी ही एकमात्र इंडिकेटर नहीं थी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ब्लॉक डेवलपमेंट को नेवोल्यूशन कहा गया, जिसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट एवोल्यूशन। 60 PVTGs पॉपुलेटेड ब्लॉक्स को सुपर 60 नाम दिया गया, और हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से कम एक ब्लॉक को चुना गया। अभी हम हैं असम के बरपेटा में, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। बरपेटा की करंट रैंकिंग है 23। चलिए अब चलते हैं मंडिया, जो कि एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है इन द डिस्ट्रिक्ट बरपेटा।
अभी हम हैं मंडिया ब्लॉक में, विच हैज शोन एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस इन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम। ब्लॉक मंडिया के 80% हाउसहोल्ड्स में अब टैप वाटर कनेक्शन है। वी विल नाउ शो यू हाउ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लुक्स लाइक, जिससे घर घर तक पानी पहुंच रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सानिदुल इस्लाम। तो आपको यहाँ पे जल मित्र करके बुलाया जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आता है इधर जो क्लीन पानी आता है, ये जो सरकार ने जो ये दिया है, इसमें जो काम होता है आपका जो पानी क्लीन कर पानी उठाना होता है और पानी क्लीन पानी इधर उठाना पड़ता है, इधर से ओवरहेड में लाना पड़ता है, उसके बाद पब्लिक को देना पड़ता है। पब्लिक को देने के लिए पानी जाने के बाद उधर घूम के देखना पड़ता है कैसा पानी कैसा चल रहा है, इतना ही काम करना पड़ता है हमको। तो सरकार ने क्या दिया? ये जल जीवन मिशन के अंडर आप ये काम करते हैं? सरकार ने हमको महीने में एक सैलरी देता है। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा और बताइए कि आप जल जीवन मिशन के अंडर काम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, क्या आपका प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा डिटेल में। अब प्रोसेस में रहता है हमको जो पानी देना है, पानी देने के बाद हमको घूम के देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पानी गया, कहाँ पानी पहुँचा, कहाँ पानी नहीं पहुँचा, ये देखना पड़ता है। उसके बाद पानी ये जो पानी आता है वो प्योर पानी तो नहीं आता है। पहले स्टार्टिंग में पानी प्योर नहीं आता है, वो पानी प्योर इधर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी पहले आता है, उधर से पानी क्लीन होता है, क्लीन होने के बाद यूज़र में पानी जाता है, यूज़र के बाद उधर से हेड आपका तो ऊपर पानी लेना पड़ता है, ओवर हेड में पानी जाता है, उसके बाद आपको ये पब्लिक को पानी देना पड़ता है। आप लोगों के नाम? आप नमस्ते, मेरा नाम अलमिना खातून। नमस्ते, मेरा नाम मासूम अख्तर। नमस्ते, मेरा नाम सकीना खातून। नमस्कार, मेरा नाम सकीना। तो आप लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं? हम लोग जल जीवन मिशन के जो पानी आती है उसको टेस्ट करते हैं, उसमें कितना आयरन है, कितना नाइट्रेट है, और हम लोग घर का जो हैंड पंप है उसका भी पानी टेस्ट करते हैं। उससे थोड़ा आयरन ज़्यादा होती है, नाइट्रेट होती है, इसमें नहीं होती है, इसका पानी बहुत अच्छा है, ये चेक करते हैं हम लोग। तो ये जो आप चेक करते हैं, दो तरीके का पानी, जल जीवन का और हैंडपम्प का, हाँ। तो ये चेक करके इससे क्या करते हैं? इससे हम लोग लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा पानी थोड़ा बेटर है, कौन सा खाने के लिए योग्य है, वो दिखाते हैं कि कौन सा पानी पी सकते हैं। हाँ, और कौन सा नहीं पी सकते हैं, कौन सा पीने के बाद ज़्यादा बीमारी होगी और ये पानी पीने के बाद बीमारी नहीं होगी, ये दिखाते हैं। तो जल जीवन के पानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा क्वालिटी पानी? जल जीवन पानी बहुत अच्छा क्वालिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग पीते हैं तो शांत फील होती है। बरपेटा में जो पानी होता है वो बहुत गंदा होता है, तो आपके घर में साफ पानी कैसे आता है? এই টেপর পানি আহে ছাপা পানি, আর টিউবওয়েলের পানি বেয়া। টেপর পানিটাও ভাল, খাওয়াতেও ভাল, গা ধোয়াতেও ভাল, সব দিক দিতে ভাল। জল জীবনের মিশনের পৰা আহিছে। আমাৰ জল জীবনের পৰা টেপ পাইছোঁ, ঘৰে ঘৰে পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত সুবিধা হৈছে। আগত বেয়া পানী আছিল, খাব পৰা নাই, ভাল পোৱা নাই, এতিয়া টেপৰ পানী খাই ভাল পাইছোঁ, বহুত কম হয়, বেমাৰ আজাৰ নাই।
না দূৰৰ পৰা পানী আনিব নালাগে, ঘৰতো পানী পোৱা যায়, ভাত ৰান্ধাতে দাউৰি আনিব পৰা যায়, ওচৰতে পানী চব, ওচৰতে চব কুচ কৰা কাঁহী পাতি ধুব পৰা যায়, দিগদাৰ নাই আৰু ধান। In the block Mandya, there are 180 villages and 27 gram panchayats. Also, 98% of the targets achieved under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin and 100% FPOs have been established as per the target. The basics are taken care of, that you can really start thinking about developing your human capital. So that, I believe, has been and is the crux of the entire program. The numbers, the hard numbers are one aspect of it, are one side of it, but the larger social impact that it is having, you would be able to hear so many stories across the field. Every time we visit the field, we come across these stories, we come across these people, and it gives you a kind of satisfaction that when you see these people, we have a saying, it's called going from numbers to names. That for us as administrators, everything is based on numbers, that you have say 4,000 households which are not connected with say tap water connection in this vicinity. Once you implement a scheme, that those 4,000 households start having a name, that okay, the place of Shri so and so has a water connection now, but the place of Shri so and so still doesn't have a connection. That is the humanizing aspect of any scheme, which these days is the crux of every governmental program that we implement. एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है चिंतन शिविर, जो हर ब्लॉक में ऑर्गेनाइज किया गया। इन चिंतन शिविरों में सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। ब्लॉक के लिए काम कर रहे रेजिडेंट्स, ऑफिसर्स और यहाँ तक कि NGOs को भी शामिल किया गया, ताकि वो अपने ब्लॉक के लिए डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बना सके और इम्प्लीमेंट कर सके। ब्लॉक्स में हो रहे डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक्स को इंसेंटिव के तौर पर रिकग्निशन एंड मॉनेटरी रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। रूल्स के साथ रोल्स भी प्रायोरिटाइज किए गए। ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के अलावा सेंट्रल लेवल पर एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप की गई, जिसे स्टेट लेवल पर रेकमेंड किया गया, जिसके तहत यंग हाई परफॉर्मिंग ऑफिसर्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स में फिक्स टेन्योर के लिए पोस्ट किया गया। We are currently at Aspirational Block Dumri, which falls in Aspirational District Gumla in Jharkhand. Well, a lot of work has been done in area of health and nutrition in the block Dumri, and also a lot of emphasis has been laid on PVTGs. So let's hear it from the local. Let's have a look and try to understand how their lives have been changed. We are currently in PVTG area, जो कि है एस्पिरेशनल ब्लॉक डुमरी झारखंड में, and we also have आंगनवाड़ी सुपरवाइजर with us. So let's talk to her. मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैम, आपके ब्लॉक में एस्पिरेशनल ब्लॉक डुमरी में किस तरीके से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में बदलाव आया है जब से एक एस्पिरेशनल ब्लॉक बना है? ऐसे तो हम लोग शुरू से ही, जब से आंगनबाड़ी बना है उस समय से ही काम कर रहे हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन पे, लेकिन जब से हमारा आकांक्षी ब्लॉक चुना गया है तो इसमें प्रोग्रेस ज़्यादा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग बच्चों को जो स्क्रीनिंग करते थे वो अब मंथली कर रहे हैं उसका स्क्रीनिंग, जिससे जो सैम बच्चे हैं, मैम बच्चे, वो सामने आते हैं। सैम और मैम बच्चे क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमें प्लीज़। सैम बच्चा जो है वो अति कुपोषित होता है, जिसमें कि 12.1 टेप होता है, MAUC टेप, उसमें 12.5 से नीचे आता है बच्चा, वो सैम बच्चा हमारा होता है। और अगर उसमें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, जैसे उसके पैर में स्वेलिंग है या कुछ उसको बीमारी है, तो उसको हम लोग MTC रेफ़र करते हैं, माल न्यूट्रिशन सेंटर जो है वहाँ पे रायडी में है, वहाँ उसको रेफ़र करते हैं। लेकिन जो बच्चा अगर सैम भी है और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसको हम लोग यहीं सेंटर में उसका ज़्यादा ध्यान दे के, सेविका उस पर कंटिन्यू उसके घर जाती है, होम विजिट करती है। जो हम लोग पैकेट देते हैं, जो THR का पैकेट देते हैं, उस पैकेट में जैसे और बच्चों को पर मंथ 4 पैकेट देते हैं, लेकिन वैसे बच्चे जो सैम और मैम है उसको हम लोग 6 पैकेट देते हैं।
उसको कैसे बनाना है, कैसे खिलाना है, कितने बार खिलाना है, वो करते हैं। दूसरी हम लोग के गुमला ज़िला में समर अभियान चला जो मेनली सैम बच्चों और मैम बच्चों के लिए मतलब पोषण में सुधार के लिए उसको स्टार्ट किया गया था। तो उसके अंतर्गत भी सारे जितने भी पोषक क्षेत्र हैं हमारे, उसके अंदर सारे लोगों का सर्वे किया गया। उसमें से हर महीने बच्चों का वज़न लिया गया, हर 3 महीने पे उसका हाइट लिया गया, क्योंकि जो कुपोषित बच्चे सामने आते हैं वो ऊंचाई के हिसाब से उसका हाइट वेट कितना है उसी से सामने आते हैं। अगर उसका ऊंचाई इतना है तो उसका आइडियल WHO का एक मापदंड है उसी में दिया हुआ है, और उसी ऊंचाई के हिसाब से उसका हम लोग वेट देखते हैं और फिर पता चलता है कि हाँ इतना है, इससे कम है तो ये सैम बच्चा है। तो वो हम लोग पर मंथ करवाते हैं, उसका फिर हम लोग एंट्री करवाते हैं पोषण ट्रैकर में, और उससे जो बच्चे सामने आते हैं उसको स्पेशल ट्रीटमेंट, वो रागी लड्डू, और उसी समर अभियान के अंतर्गत जो हम लोग के आपने बात की रागी लड्डू की, उनको आप रागी लड्डू देते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्यों देते हैं रागी लड्डू, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं बच्चों के लिए? रागी जो होता है मड़ुआ होता है, उसमें कैल्शियम आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो बच्चों के ग्रोथ के लिए, उसके वेट के लिए वो बहुत फ़ायदा कर रहा है। जब से हम लोग रागी लड्डू देना शुरू किए हैं, बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हुआ। कुछ बच्चे बहुत इनएक्टिव थे, वो बैठ नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, उन बच्चों में भी फ़ायदा देखने को आया। वो बच्चे भी चलने लगे, बोलने लगे। तो रागी लड्डू बच्चों के ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंस रोल अदा कर रहा है। दोनों सैम और मैम के सैम लिए। मैम रागी लड्डू हम लोग धात्री महिलाओं को भी दे रहे हैं। जो बच्चे, जैसे बच्चा जन्म ले लिया 6 मंथ तक जो माँ हैं और उनको कमी है, ब्लड का कमी है, कैल्शियम का कमी है, थोड़ी वीक है, वैसी महिलाओं को भी हम लोग रागी लड्डू देते हैं और उसमें भी फ़ायदा देखने में आता है। और क्या यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक बेसिक केयर प्रोवाइड की जाती है? यस, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? जैसे कि हमारी सेविका को मैं अपना सर्वे करने के लिए, जो सर्वे रजिस्टर है उसमें जब गर्भवती घूमती है घर में, तो वैसे में वो महिलाओं से पूछती है कि आपका अगर आप पीरियड हुए हैं तो कब से नहीं हुए हैं, तो उसको फिर वो बताती है इतने दिनों से, तो फिर आइए चेक करवाएंगे, आंगनबाड़ी आइए, फिर ANM दीदी की सहायता से उसको लाते हैं, आंगनबाड़ी आते हैं, और BHND जो टीकाकरण का दिन होता है उस दिन आती है वो लोग, फिर उन लोग का पता चलता है कि इतने दिन से उन लोग का पीरियड नहीं हुआ। तो जैसे 3 मंथ में ही ज़्यादा, पहले हम लोग ज़्यादातर लोगों का तो 3 मंथ में ही हो जाता है, ट्रेस हो जाती हैं, तो उनका फर्स्ट ANC से ही शुरुआत हो जाता है चेकअप। और जब से चेकअप होता है उसके बाद उन लोग को फर्स्ट ANC में आयरन, कैल्शियम का टैबलेट, फिर TT1 फर्स्ट बार में ही TT1 का टीका पड़ जाता है। उसके बाद वो BP, फिर होमोग्लोबिन टेस्ट वगैरह करती हैं और उन लोग को बताती हैं कि कैल्शियम का टैबलेट सुबह खा लीजिए और आयरन वाला खाने के बाद रात को खा लीजिए। और हम लोग सेविका लोग भी होम विजिट के दौरान ही, आंगनबाड़ी सेविका लोग टीकाकरण के दिन भी जितनी भी गर्भवती और धात्री महिलाएं होती हैं उन लोग को साफ़ सफाई के बारे में भी बताती हैं कि खाना वाना बनाने से पहले हाथ धो लीजिए, फिर बच्चों को खिलाने से पहले भी हाथ धो लीजिए। तो प्रेगनेंसी के लिए इन्हें कोई हेल्प मिलती है, डिलीवरी में हेल्प मिलती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में हेल्प मिलती है, किस तरीके से जाती है महिला डिलीवरी के लिए? हम लोग यहाँ पे जैसे कि अब 9 मंथ किसी का स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे एक ANC चेकअप बोर्ड रखा हुआ, हम लोग बोर्ड रखे, वाइट बोर्ड। ANC चेकअप के बारे में बताइए, क्या मतलब है उसका? ये ना प्रसव पूर्व 4 जांच होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट जो चेकअप होता है वो फर्स्ट 3 मंथ से 4 मंथ के अंदर होता है। सेकेंड चेकअप जो होता है वो 5 मंथ 6 मंथ के पहले हो जाता है। थर्ड होता है जो 7th मंथ में, और लास्ट जो ANC होता है वो 8 या 9 मंथ में कवर होता है। तो वो जो लास्ट चेकअप होता है ना, उस समय हमारी सेविका वो जो महिला गर्भवती है उसके फैमिली मेम्बर, उसके हस्बैंड, उसके सास ससुर के साथ मिलकर उसका पूरा तैयारी करवाती है। जो हम लोग का ममता वाहन है उसका नंबर देते हैं, या फिर गांव का कोई आदमी जिसके पास गाड़ी का सुविधा है उसका नंबर उसको देते हैं कि रात वगैरह में आपको पेन हो तो आप वहाँ उसको फ़ोन करके गाड़ी बुलाइए और सीधा डुमरी ले जाइए। या उदनी में हेल्थ सब सेंटर भी है तो वहाँ भी होता है, वहाँ भी जाती है ग्रामीण, और वहाँ पे भी डिलीवरी होता है। आप जब प्रेग्नेंट थी तो सरकार ने आपको किस तरीके से मदद की? जब मैं प्रेग्नेंट थी तब सहिया दीदी आई, 2 महीना की थी तब। इसके बाद आंगनबाड़ी में बोली कि नाम लिखवा लो, इसके बाद नाम लिखवाई, फिर आंगनबाड़ी में टीका मिला, इसके बाद राशन भी देती थी, दवाई भी देती थी, आयरन गोली सब। इसके बाद जांच भी होता था। जब मैं 9 महीना की हुई तब गाड़ी आई, फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ नॉर्मल हुई है। इसके बाद ये 2 किलो 400 ग्राम की थी,
इसके बाद वहाँ दवा मिला, इसको भी मिला। इसके बाद यहाँ भी दीदी लोग, नर्स दीदी टीका दी थी, पोषण का खाना भी दिया उसको, फिर राशन देते थे वो पोषण का, उसको भी बना बना के खिलाते थे। In the block Dumri, 98% institutional deliveries have been reported against 78% state average. And 7,500 out of eligible 9,000 PBTG citizens have been screened for sickle cell diseases. हर ब्लॉक में एक एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो अपॉइंट किया गया। इन्हें IITs, NITs और IIMs जैसे बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से चुना गया। एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का फोकस डेटा ड्रिवन गवर्नेंस है और यही एडमिनिस्ट्रेशन को उन ग्राम पंचायत तक पहुंचाने में सहायता करेंगे जो पिछड़ रहे हैं। प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जूनियर सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को सेंट्रल प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। डेवलपमेंट डेटा ड्रिवन और नीड बेस्ड है। इसे इंश्योर करने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग जैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डेवलपमेंट सिर्फ गांव के प्रधान के ऑफिस या घर के आसपास ना होकर गांव में हर उस जगह तक पहुंचा जहां उसकी जरूरत थी। एस्पिरेशनल प्रोग्राम का एक रिमार्केबल एस्पेक्ट है जन भागीदारी, जिसके माध्यम से हर एक स्टेक होल्डर, ऑफिसर, रेजिडेंट और यहाँ तक कि NGOs ने अपने अपने ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक यूनिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। Today we are in the aspirational block Orchha, which falls under aspirational district Narayanpur in the state of Chhattisgarh. Approximately 70% of the total population here comprises of tribals, which is 26.76% of the total tribal population of Chhattisgarh. Well, tremendous growth has been witnessed in the field of agriculture here. 100% of FPOs are formed as per target. 90% beneficiaries under PM Kisan with land details seeded. Also, 98% animals are bovine vaccinated. We are currently with an aspirational block fellow from the aspirational block Orchha, which falls in the aspirational district Narayanpur in the state of Chhattisgarh. So, please introduce yourself. Okay. Namaste. My name is Alfie and I'm from Kerala. And I have completed my Masters in Social Work from Rajagiri College of Social Sciences. And as of now, I'm working in Orchha as Aspirational Block Fellow. Great. So, while you are appointed here as Aspirational Block Fellow, what are the kind of changes which you have seen have happened over the time since you have been appointed here? Quite a lot of things happening around us, like people are getting aware of what is Aspirational Block Program, and block level like officers are more into the indicators and thematic areas which was given by the team of Aspirational Block Program. Then they are relentlessly working towards the towards making our Orchha block from aspirational to inspirational. So that is what I have been seeing throughout this 4 months. Great. So you mentioned from aspirational to inspirational. So while can you cite few examples for the same? In the field of agriculture, I would like to start by telling that in the context of Orchha, we don't have real connectivity in case of internet or roads. So the people are living here only because of this agriculture. So by this context itself, we can understand that it is very important to develop all those aspects regarding agriculture. So over here, starting from the grassroots staffs, like the ground staff, to VLOs, to district officials, everyone are trying hard so that people at the whole arena will be getting benefits out of all the things which are really related to agriculture. They are living because of these agricultural products, then these animals and all those things. So it is very important to get them vaccinated on time, and if people are finding that like
all of a sudden if some animals are dying and all, people come to Sarpanch, Sachiv or directly to block and they used to report. So if such an incident happened, the thing is like we used to tell them to tie up their animals and we used to keep a camp. So that is the way we are making them making these animals vaccinated. And the next thing is about this PM Kisan cards and all those, for all those things, it is a challenge that we don't like most of our this farmers are not having land documents, but we are trying our best to saturate those beneficiaries under PM Kisan who are having land document, proper land documents. So that will work to a very good extent. मेरा नाम परमित दुग्गा, ग्राम कुरुसनार, उर्छा ब्लॉक से हैं, जो इधर अबूजमाड़ के नाम से जानते हैं कुरुसनार और इस क्षेत्र को। तो पहले हमारे क्षेत्र में खेती अच्छे से नहीं करते थे। जब से सरकार की तरफ से योजनाएं जब मिलती है, जैसे हमारे कुरुसनार में भी पहले नहीं करते थे, अभी बाउंड्री वॉल कर दिए, फेंसिंग तार कर दिए, खेती मरम्मत कर दिए, तो सुधार हुआ है अच्छे से। और धान वान भी अच्छा अभी बुवाई चलता है। पहले इधर सर्वे भी नहीं हुआ था, तो पट्टा भी नहीं मिला था। अभी कुछ साल पहले से पट्टा मिलने के कारण अभी हम धान उगा के कटाई वटाई करके जो मंडी में बेच पाते हैं। पहले धान भी बेच नहीं पाते थे मंडी में, पहले इसी बाज़ार में ले जाके बेच देते थे। अभी मंडी में अच्छा रेट से बिक्री होता है। मैम, मेरा नाम डॉक्टर दीपेश रावटे है। मैं छत्तीसगढ़ शासन में पशुधन विकास विभाग जिला नारायणपुर में पदस्थ हूँ। तो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? मैम, भारत सरकार ने वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के तहत पशुओं में भी टीकाकरण की बहुत ही व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसमें हम जिसे हम फुट एंड माउथ डिसीज़ कहते हैं, खुरा चपका हम लोग स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रुसेलोसिस जो डिसीज़ है, और भी अन्य बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो हमारे पशुओं को होती है और इसके माध्यम से जो मनुष्य में भी फैल सकती है, उनको रोकने के लिए एक बहुत व्यापक कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें हम 100% अपने जो एनिमल पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट करते हैं। हमारे मतलब डिपार्टमेंट में वैक्सीनेटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साथ में हम लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उसको भी इसमें एंगेज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें वैक्सीनेशन में सपोर्ट करने के लिए ऑनोरियम भी दिया जाता है। इस प्रकार से हम पूरे एक टीम बनाकर पूरे गांव-गांव जाकर हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। फुट एंड माउथ डिसीज़ का जो वैक्सीनेशन है 4 महीने की उम्र में हम अपने एनिमल्स को देते हैं, जो कैटल बफेलो को। इसी प्रकार से ब्रुसेलोसिस का जो वैक्सीनेशन है सिर्फ फीमेल एनिमल्स को दिया जाता है, वो भी 4 से 8 महीने की उम्र में। ये इसका प्रोसेस है। इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से हम लोग लगातार जो वैक्सीनेशन है, जो भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसको लगातार हम लोग इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। उससे जो मृत्यु दर है पशुओं में वो बहुत हद तक कम हो गई है। और इसी के साथ साथ जो प्रोडक्शन है, आपने अभी हमारे डेयरी के एनिमल्स को देखा जो पर डे मतलब 10 लीटर 20 लीटर के आसपास दूध देने की क्षमता रखते हैं। अगर ये बीमारी उनमें लग जाए तो उनकी जो दूध की क्षमता है वो 10 लीटर से 2 लीटर में आ जाती है। तो उससे अगर, और ये मतलब डायरेक्ट रूप से क्या है, हमारे जो किसान हैं उसको प्रभावित करता है। एस्पिरेशनल प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि राज्यों पर कोई भी फैसला थोपा नहीं गया, बल्कि राज्यों को केवल टेम्पलेट्स, एलिजिबिलिटी और गाइडलाइंस दी गई। ब्लॉक ऑफिसर्स एंड फेलोज का फाइनल सिलेक्शन पूरी तरीके से स्टेट पर छोड़ दिया गया, जिससे न सिर्फ प्रोएक्टिव रिस्पांस मिला बल्कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को भी बढ़ावा मिला। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से इंस्पिरेशन लेते हुए हर डेवलपमेंट एक्टिविटी ने सभी बेनिफिशरीज को, स्टेक होल्डर्स को सेम प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया, जिससे काम के रिपीट होने की संभावना का भी अंत हो गया। We are currently in Madikera East, which is an aspirational block from district Kurnool, Andhra Pradesh. Block Madikera East has a lot of development stories to tell,
since it has become an aspirational block. Major ones are related to education, due to which biggest social change has taken place. That is drastic reduction seen in girl-child marriage. Also, percentage of boys and girls with 60% and above marks in 10th standard boards have surpassed India and state average with 98.4% and 86% respectively. We will now interact with the locals of Madikera and bring those stories to you. We are currently with Hima Prabhakar Raju, who is the Chief Planning Officer from District Kurnool, Andhra Pradesh. Hello, sir. Yes, ma'am. So, sir, we would want to understand how aspirational block program has helped the dropout students to come back to studies. The main problem in this region is backwardness. Due to this backwardness, there is no major industries in this district. Most people depend on the agriculture, but this is the drought district. Therefore, droughtiness, no major rivers are in this district. Scanty of rains. They shifted to people. Most of the people migrated to Hyderabad or Guntur or Karnataka for their livelihood. During their migration, they brought their children also to their districts. Therefore, highest dropouts in these districts. After implementation of the aspiration block program, district administration decided to establish seasonal hostels. Which hostels? Seasonal hostels. Seasonal hostels, okay. Because most of the people migrated during the harvest season to nearby district Guntur. After establishment of seasonal hostels, parents kept their children in seasonal hostels and they go to migration for their livelihood. Because of these seasonal hostels, dropout is reduced. Students have facility to go to schools. Also, sir, I would like to understand, under aspirational block program, there are also schools for children with special needs, also known as CWSN. So, how those children are taken care of in those schools? Children with special needed schools, children are specially care with expert persons, and they are motivated to mingle with other co-students. In this regard, special care was taken by the teachers and motivated them to forget their disability and actively participate with the co-students in education and all things in special needed schools with trained teachers. They can motivate the children properly. In next, Braille language also taught in these schools. We are currently with the principal of AP Model School and Junior College, Madikera East, with Mrs. Savita Chakravarti. So, ma'am, we would want to know what kind of changes have you seen in the school since Madikera East became an aspirational block? Fine. Hello, Amantika. I am very pleased to have you here today. So, this school is established in the year 2013. Since then, actually, this is English medium school which is established in the rural areas where the villages are very backward villages. Okay.
The government have selected that particular villages where the students does not even approach to the school. So ma'am, a little bit you would want to tell us about Madikera East, the kind of place it is? Actually, Madikera East is the cornermost village in the Kurnool district. Okay, it comes as a border to the Anantapuram district. It is between, like you can say, a junction between Anantapuram district and Kurnool district. Fine. So in the interior Kurnool district, we will be having many number of schools and colleges. But the very motto of the government is to establish English medium school in the rural areas. So this is a purely English medium school from 6th standard to +2 level. Okay, so we are educating students from 6th standard to +2 level. And surprisingly, what the thing is, 6th, 7th, 10th and inter students will be studying state board, whereas 8th and 9th students will be parallelly studying CBSE pattern. Okay. So that is it here. And coming to the aspirational block program, as a part of National Institute for Transforming India, so this particular institution is been selected, and we are very happy to see that we have developed infrastructure facilities. Not only benches, chairs and lab facilities, but also we were provided with IFP panels, okay, flat panels, so through which we can directly educate the students by seeing and learning. Okay, look, by simply reading the textbooks and giving a picture of any particular thing, like say I am geology teacher, so I can explain you by telling an example of a cell. Cell, we can draw the diagram of a cell on the board and we can teach that to the students. Okay. So students imagine that the cell may be this much structure. It may be a length of 25 centimeters like that. Okay. So actually by letting them to see in IFP panels, they will understand what is the structure of the cell, what is actually the function of a nucleus and everything. So this is merely an example of geology, and this will happen in all the subjects like maths, social. Even they understand what is the parliament, how the people sit in the parliament, what are the things going to be. And you know one thing, actually after looking into the particular thing what is happening there, they practice the same here. Okay, so thinking themselves as a speaker, thinking themselves as a political leader, thinking themselves as education minister. So they imagine themselves like what I am going to take good steps in future, what type of steps will be good for the students. That is how students will realize. So they make the model of MOU and then present it. Yeah. Oh, that is how actually, look, we used to conduct competitions like if I were the president of India, what are the changes you are going to bring? In the same way, if you were the president of, if you were the education minister here, what are the changes you are going to bring in the education system? Then definitely the outcome will be excellent, isn't it? Because what they expect, definitely that will come out. So that is going to happen with the IFP panels. And also parallelly, we are providing tabs to the student. Look, actually the students who are studying here are orphans. We are also providing a hostel also here for the 100 members students. Only for girl students we are providing hostel. Okay. Also most of the orphan students, also the parents who are migrated to different places for livelihood, those students are studying here. Okay. For those students it becomes a dream for having a tab like that thing. Okay, for technical improvement of their knowledge. And these students are provided with tabs also. That is 8th and 9th students are provided with a tab installed with Byju's content. So Byju's content for each and every subject they will be having. So they will learn by seeing the Byju's, also experiencing the teaching with their teachers. And also before going to attempt any assessment, like formative assessment or summative assessment, they will practice some model papers in the tabs itself. So that is going to fetch them a lot. Okay, definitely that is going to give a beautiful experience to the students. So that also having a technical knowledge and getting a technical knowledge to the rural people at the Madikera East is really a boon to them, isn't it? So actually we, being a teacher, even I am not providing, I am being an employee, I may not be providing a tab to my daughter. But here actually the students here who are studying from the village background and their parents, they doesn't know even a letter in the English, they are studying in the English medium. Also they are getting tabs over here, and also tabs installed with good apps like ePathshala. They will be having a dictionary, e-dictionary. So whatever word they feel difficult, definitely they will go to that dictionary, the dictionary, e-dictionary, search the word
and they will try to utilize that word in the classrooms. That is what happening here. And also if you observe the toilets also here, once upon a time, that is during 2013, we do not have that much good facilities, hygienic facilities. But after we have been selected for ABP program, we have very good constructed toilets here, continuously running water taps, hand wash area is also present. Also we have got RO plants for giving good purified water. We are supplying purified water to the students also. So that is it. Also we have developed very good ground also, playground also. It is being cleaned and utilized by the students, and I am very happy to announce that most of our students are selecting for the national teams for handball, so shooting based things. So, ma'am, holistically, if we have to, just take one liner from you, how do you see this getting benefited, as in the entire school, the entire education here getting benefited after it came under aspirational block program? So previously actually we used to feel something difficult to attract the students to come into the school because they are from the labor family actually. So because not only parents, also students have to go for livelihood, else they can't run their families. Okay. So when we are giving good infrastructural facilities on par with the corporate schools, definitely students get attracted. Definitely parents get attracted. They feel that definitely, why not my daughter or my son can become a good educated person. So that is how actually we are inspiring the parents because of the facilities being provided here. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं। धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक से प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब वो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं और वही फोकस अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को भी दिया जा रहा है। यानी लास्ट माइल तक डेवलपमेंट का पीएम मोदी का सपना जल्द ही एक रियलिटी होगा।